तो बेटा तुम्हें पेंट नहीं भूलना है ना। पॉजिटिव से अवे होती है, नेगेटिव से टुवर्ड होती है, बिल्कुल भी ये पेंट को तुम्हें नहीं। क्या आप कभी किसी दुकान पे समोसा खाने गए हो? बेटा समोसा ही और कुछ मत समझना है। बड़ा तो जो चीज पहले पॉइंट पे थी अब वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? पूरी एक लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, छोड़ देता हूँ। वाओ ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन। हेलो मेरी प्यारी जनता, कैसे हैं आप लोग? तो आज का ये जो भव्य सा सेशन है, ये दूसरा हिस्सा है हमारे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के चैप्टर का। इसका पहला हिस्सा जिसमें हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, कहां से आते हैं, उनका काम क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, हर चीज के बारे में बहुत ही डिटेल में बात कर ली। अब आज का ये जो सेशन है इसमें क्या होगा, तो इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो चैप्टर हमारा है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इसमें चार्जेस के बारे में बात हो चुकी है, आज बात होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं ये भव्य सा सेशन, आप और मैं साथ में। मेरा नाम है अनुभव उपाध्याय, मैं हूं आपका आज का मास्टर टीचर, और हम देखने वाले हैं बहुत ही क्रिएटिव तरह से बना हुआ ये लेक्चर। इस लेक्चर की सबसे मस्त बात यह है कि इसकी पूरी की पूरी डिटेल्ड की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलने वाली है। तो आप देखोगे कि ये टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा, इस पे इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अब पीडीएफ में ऐसा क्या खास है, पूरा लेक्चर तो मैं बताऊंगा ही, पर पीडीएफ बहुत तरह से वेल मैनेज्ड है। प्लस मैंने इस पूरे के पूरे लेक्चर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। तो देखो कैसे 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहले पार्ट में मैंने समझाया है बाहुबली। बाहुबली कौन है? बाहुबली चार्ज है। कौन सा चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज को बाहुबली बोला है, वो कहां से आता है, क्या होता है, कैसे काम करता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसके ऊपर क्वेश्चन मैंने यहाँ कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आप बोलेंगे कि आपकी इच्छा है, तो मैं आई बटन में अभी यहाँ पर लिंक डलवा दूंगा इस पहले लेक्चर का। सेकंड लेक्चर, ये जो हमारा महिष्मति के नाम से है, ये महिष्मति क्या है? तो जब भी कहीं बाहुबली जाएगा तो अपनी महिष्मति बनाएगा। मतलब जब भी कहीं पे कहीं इलेक्ट्रिक चार्ज बैठा होगा तो वो अपने अगल बगल अपना साम्राज्य स्थापित करेगा। इस साम्राज्य को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कैसे होती है, उसके बारे की सारी जानकारी हम यहाँ पर सेकंड पार्ट महिष्मति में देखेंगे। तीसरा पार्ट है सेना। जो बाहुबली की महिष्मति बनी हुई है या इलेक्ट्रिक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है, उसमें उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, उसके बारे में हम थर्ड पार्ट में सीखेंगे। तो पहली चीज हमने कवर कर चुकी है। आज हम सेकंड लेक्चर महिष्मति के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं महिष्मति से। मैं उम्मीद करता हूं आपको काफी कुछ क्लियर हो गया होगा कि कैसा लेक्चर का प्लान रहने वाला है। अब यहाँ पर देखिए पार्ट थ्री में हम बात करेंगे महिष्मति की। महिष्मति कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आज आप क्या क्या सीख के, समझ के, और एकदम दिल में बैठा करके जो चीजों को घर जाने वाले हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, तो हम महिष्मति के बारे में जो चीजें सीख करके जाएंगे वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, तो ये मैं आपको बताऊंगा। सारे टॉपिक एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड ही हैं। सारे टॉपिक वैसे चल रहे हैं बिल्कुल जैसे एनसीईआरटी में दिए गए हैं। ओके, मैंने उनका सिर्फ रिप्रेजेंटेशन और समझाने का तरीका थोड़ा लचीला, सुंदर और ऐसा बना दिया है कि आपके दिमाग में चीजें बैठ जाए। तो हम व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो समझेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड समझेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हर एक चीज जो आपको इस चैप्टर को पूरी तरह से समझने के लिए चाहिए, मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? तो अगर मैं सबसे पहले आपको एक बात बोलूं, तो एक चार्ज है, ये चार्ज है, अकेला है, तनहा है, एक जगह पर बैठा हुआ है। तो अगर एक चार्ज अकेला तनहा एक जगह पर बैठा हुआ है तो ये चार्ज के साथ क्या होगा? ये चार्ज अपने अगल बगल चारों तरफ ऐसे देखेगा और सोचेगा कि मैं अपने अगल बगल की पूरी दुनिया को अपना ही साम्राज्य मानूं। जहां जहां तक मेरी नजर जा रही है वहां वहां तक सिर्फ मैं ही हूं। ओके, मतलब इस चार्ज ने अपना पूरा खेत या अपना पूरा साम्राज्य, अपनी पूरी फील्ड इस्टेब्लिश कर ली। तो चार्ज के अगल बगल का जो रीजन है जिसमें चार्ज अपना इफेक्ट रखता है, मतलब चार्ज ने अपना साम्राज्य, अपना स्थापित, वो सब कुछ एकदम से स्टेब्लिश कर लिया है, वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो सीधी भाषा में बोले तो चार्ज के अगल बगल की जो जगह है, जो उसका साम्राज्य है,
उसे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। जगह को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो अगर कहीं चार्ज रखा होगा तो उसके अगल बगल जो जगह होगी उसमें उस चार्ज की क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। बहुत अच्छे से समझ में आ गया, क्लियर। तो चार्ज क्या होता है, जब भी चार्ज आता है कहीं चार्ज बैठा हुआ है अपने अगल बगल इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेगा। तो एक चार्ज के अगल बगल की जो जगह होती है, अगल बगल की जो 3D स्पेस होती है, इस 3D स्पेस को इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इसी तरह से, आपको स्कूल में भी यही डेफिनेशन लिखनी है, मैंने आपको भावनाएं समझाई हैं। अब यहां समझो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन अराउंड अ चार्ज पार्टिकल और ऑब्जेक्ट, चार्ज पार्टिकल या फिर चार्ज ऑब्जेक्ट इन विच अदर चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। तो ये चीज मैं आपको और बता देता हूं। तो चार्ज ने अपने अगल बगल की एक रीजन बना लिया जिसमें वो अपना इफेक्ट बता सकता है, जिसमें उसने एक साम्राज्य बना लिया। इस साम्राज्य में खास बात क्या होगी, चार्ज यहाँ बैठा हुआ है, कोई और चार्ज इसके राज्य में घुसेगा या कोई और चार्ज इसकी फील्ड में घुसेगा तो ये चार्ज उसे मारेगा। चार्ज उसे क्या करेगा, मारेगा। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, उसने अपने अगल बगल साम्राज्य बना लिया, एक और पॉजिटिव चार्ज इसकी फील्ड में आएगा तो इससे बोलेगा भाग जा भाग जा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, इसी के जैसा है, इसी के साम्राज्य में बैठेगा तो पॉजिटिव चार्ज को धकाएगा, भगाएगा। समझ में आया। पर अगर उस पॉजिटिव चार्ज की जगह कोई नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये उसे बोलेगा आ जाओ, क्योंकि भैया अपोजिट क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, लाइक क्या होता है, रिपेल होता है। तो हमें यह समझना है कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज ने अपने अगल बगल साम्राज्य फील्ड बना ली, उसमें कोई और चार्ज आएगा तो वो चार्ज क्या पाएगा, फोर्स पाएगा। अगर वो लाइक चार्ज है, इसी के जैसा है, बोलेगा भाग जा भाग जा। पर अनलाइक चार्ज है तो ये थोड़ा शर्माएगा, ये बोलेगा आ जाओ इधर बैठो मेरे पास आओ, अट्रैक्शन होगा। समझ में आया भाई, क्लियर है, बहुत तेज हो रहे हो तुम। तो बेटा इसी तरह का फोर्स एक्सर्ट होगा यहाँ पर। अब ये वाली जो चीज है इसको 1 मिनट के लिए हटा देते हैं, ये यूनिट है, आगे चल के समझ में है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई यूनिट नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जगह है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की पूरी भावना है, आप समझ गए, ये एक बाहुबली के अगल बगल की महिषमती है। अब यहाँ पे समझते हैं, देखो इधर चार्ज ने अपने चारों तरफ का क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड बना ली। अब यार चीकू भैया, ये चार्ज ने जब इलेक्ट्रिक फील्ड बना ली, हमें समझ में भी आ गया बहुत अच्छे से कि चार्ज ने अपने अगल बगल, कितनी बार बोलोगे यार इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज ने अपने अगल बगल इलेक्ट्रिक फील्ड बना ली। पर इसके होने से ऐसा क्या हो गया कि अगर यहाँ कोई पॉइंट है या कोई पॉइंट इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है, मतलब कोई पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है और कोई पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है, तो इन दोनों पॉइंट में अंतर क्या होगा, समझ रहे हो ना। मतलब एक तो चार्ज का खेत है, तो चार्ज के खेत के अंदर कोई इंसान आया, कोई चार्ज आया, दूसरा चार्ज, तो चार्ज उस पर फोर्स लगाएगा। पर कोई चार्ज के खेत के बाहर है, चार्ज ने अपना खेत बना रखा है, उसके बाहर कोई चार्ज है, क्या उस पर फोर्स लगेगा, नहीं। तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर चार्ज रखा हो, मतलब मेरे चार्ज की इलेक्ट्रिक, मेरे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज मेरे आसपास का एरिया मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें कोई आया तो मैं उस पर फोर्स लगाऊंगा। पर कोई मेरी फील्ड से बाहर है तो उस पर मैं फोर्स नहीं लगाऊंगा। तो भाई ऐसा क्या खास है मेरी फील्ड में, ऐसा क्या खास है मेरी फील्ड में, किन कारणों की वजह से मैं कोई और को मेरी फील्ड में आने पर फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, और जब वो बाहर है तो उसे फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो रहा। मतलब मेरी फील्ड के अंदर कुछ खास मैंने बना रखा है, कुछ ऐसा मैंने कर रखा है कि वो जब मेरी फील्ड के अंदर आ रहा है तो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, पर बाहर है तो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो रहा। वो खास चीज क्या है, वो खास चीज के बारे में अभी हम समझेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा तो क्या खास है यार, ऐसा क्या कि ऐसा क्या खास है कि यहाँ पर अंदर आने पर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चीज आई, कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आया, जैसे ही अंदर आया उसको फोर्स लगने लगा। तो ऐसा क्या खास है इलेक्ट्रिक फील्ड में, हम वो चीज समझेंगे। तो एवरी पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डिफाइंड बाय 2 प्रॉपर्टी। तो चार्ज जब भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, मतलब उसने रीजन बना लिया, उसमें हर पॉइंट के पास 2 प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। हर पॉइंट उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर के पॉइंट ही कुछ स्पेशल हो जाएंगे। तो उन 2 पॉइंट के पास प्रॉपर्टी होगी, एक प्रॉपर्टी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके, और दूसरी प्रॉपर्टी होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इज इट सॉर्टेड भाई। तो पहली प्रॉपर्टी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दूसरी प्रॉपर्टी होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या आप सब इतनी चीज के लिए एकदम प्रॉपर सॉर्टेड हो गए। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 2 प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ओके। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 2 चीजें हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, ओके। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए अगला चैप्टर है, समझ में आ गया। तो हमने अभी तक पढ़ा चार्ज क्या होता है, कैसे होता है, क्या प्रॉपर्टी होती है। चार्ज के बाद हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड,
क्या होती है, कैसे होती है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की दो प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट के ऊपर दो प्रॉपर्टी होती है, एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो आप पढ़ेंगे, एक होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर है? अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या होती है, तो पहले मैं इसका आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, जो बुक्स में लिखा होता है, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, फिर मैं आपको इसका अर्थ समझाऊंगा, फीलिंग दिलाऊंगा, भावनाएं दिलाऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्चुअल में मतलब क्या है। ओके, अब देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ, ये डेफिनेशन है, बुक्स में लिखी हुई है ना, द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट चार्ज particle when it is placed in an electric field as known as electric field intensity. ओके, तो किसी भी पॉइंट पर, ठीक ध्यान से सुनना, किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक चार्ज प्लेस करा, एक कूलम का, यूनिट चार्ज मतलब एक कूलम का चार्ज अगर मैंने किसी पॉइंट पर प्लेस करा, तो वो जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। इस चीज को लिख देते हैं E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। तो अगर एक पॉइंट चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, तो इसके लिए मैं एक चार्ज प्लेस कर देता हूँ, ऐसे क्यू नॉट चार्ज को मैंने यहाँ प्लेस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू नॉट चार्ज को मैंने वहां प्लेस कर दिया, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, तो ध्यान से देखो, F इज इक्वल्स टू के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितनी थी, R थी। ओके भाई, R स्क्वायर हो गया। अब अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ऐसे करके, तो मैं इसको लिख दूंगा के क्यू आर स्क्वायर क्यू नॉट अपॉन क्यू नॉट। ठीक, तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकलती है, वो निकलती है फोर्स अपॉन क्यू, तो क्यू नॉट से ये क्यू नॉट कट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो क्यू की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगी। ओके, अब बेटा ये जो भी मैंने तुम्हें इतनी देर में समझाया, क्या तुम्हें सुनकर के ऐसा नहीं लगा कि ये तो फॉर्मूला बता रहे हैं, डेफिनेशन में भी फॉर्मूला ही लिख दिया है, और सर ने जो भी बताया है, चीकू भैया ने, ये फॉर्मूला ही बताया, पर हमें अभी भी ये समझ नहीं आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताती क्या है, तो हम वो चीज समझते हैं। तुम ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है क्या, फोर्स अपॉन चार्ज मतलब न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स अपॉन चार्ज मतलब न्यूटन के अपॉन में कूलम है, इसकी यूनिट आने वाली न्यूटन पर कूलम। ओके, अब अपन समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भावनाएं क्या है। पर ये भावनाएं समझने के पहले मैं आपसे थोड़ी सी एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कि आप कभी किसी दुकान पे समोसा खाने गए हो, बेटा समोसा ही और कुछ मत समझना है, बड़ा बदतमीज हो रहे हो तुम, ठीक है, तो ये समोसा ही है, ठीक है। अब ये समोसे का किसी दुकान पे तुम गए, तो तुमने बोला यार समोसे ना 50 रुपए पर समोसा इसका रेट, ओके, पर समोसा इसका रेट, ठीक, बहुत महंगी दुकान पे गए, 50 रुपए पर समोसा इसका रेट है, ठीक है। तो ये शॉप 1 पे। शॉप 2 की अगर मैं बात करूं, तो इस शॉप पे रेट है 10 रुपए पर समोसा। ओके, तो एक जगह पे 50 रुपए पर समोसा है, एक जगह पे 10 रुपए पर समोसा है। अब दोनों दुकान पर से क्या रेट चेंज हो सकता है, नहीं, रेट तो फिक्स है दुकान का। तुम्हें बिल कितना देना पड़ेगा, मतलब वो दुकानदार तुमको पैसे कितने देगा, मतलब वो तुम्हें कितने पैसे चार्ज करेगा, वो तुम पे कितने पैसे का पैसा लगाएगा, समझ में आया, मतलब तुम्हारा कितने का बिल लगाएगा, वो कितने का बिल तुम्हारे ऊपर लगा रहा है, ये डिसाइड होगा कि तुम कितने समोसे खा रहे हो। अगर तुमने एक भी समोसा नहीं खाया तो कोई बिल नहीं है। अगर तुमने 4 समोसे खा लिए, कितने यूनिट खा लिए तुमने, तो तुमने यूनिट खा लिए 4। ओके, तो 50 रुपए का एक समोसा है, 4 यूनिट तुमने खा लिए, तो तुम्हें बिल देना पड़ेगा 200 रुपए। इस दुकान पे अगर तुम 4 समोसे खाओगे, तो 50 रुपए का एक समोसा है, तुमने 4 समोसे खा लिए, तुम्हें बिल देना होगा भैया कितना, 40 रुपए। भैया सॉर्टेड है। तो समोसे 50 रुपए का रेट फिक्स है, आपने 4 क्वांटिटी दोनों जगह खाई, दोनों जगह बिल अलग आ रहा है। क्यों अलग आ रहा है, क्योंकि दोनों जगह तुमने समोसे अलग अलग खाए हैं। ओके, ये बात हमें बहुत अच्छे से क्लियर है। बिल्कुल यही चीज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ध्यान से देखो बेटा, बिल्कुल यही चीज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कैसे, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी की दी रखी है 10 न्यूटन पर कूलम, ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें बताती है कि अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 10 न्यूटन पर कूलम है, किसी दुकान पर समोसे का भाव 50 रुपए पर समोसा है, मतलब एक समोसे के 50 रुपए लगेंगे। और यहां पे देखो, तो एक कूलम पे 10 न्यूटन फोर्स लगेगा।
क्या बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें किसी जगह पे बताती है कि भैया एक चार्ज दूसरे चार्ज को तो फोर्स लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा, पर कितना फोर्स लगाएगा ये डिपेंड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे। ठीक, तो अगर किसी पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 10 न्यूटन पर कूलम है, मतलब कि अगर उस पॉइंट पे तुम 1 कूलम का चार्ज रखोगे, उस पॉइंट पे तुम 1 कूलम का चार्ज रखोगे तो वो 10 न्यूटन एक्सपीरियंस करेगा। 2 कूलम का चार्ज रखोगे तो 20 न्यूटन एक्सपीरियंस करेगा। 10 कूलम का चार्ज रख दोगे 100 न्यूटन एक्सपीरियंस करेगा। भैया 200 न्यूटन का चार्ज 200 कूलम का चार्ज रख दोगे, वो 2000 न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्या तुम्हें बात एकदम दिल में बैठ गई? क्या एकदम बहुत अच्छे से समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्चुअल में बताती है कि फोर्स किस इंटेंसिटी का लगेगा। फोर्स के लगने की इंटेंसिटी बताती है पर यूनिट चार्ज। बहुत अच्छे से समझ में आ गई भाई? तो ये रेट बता रही है कि अगर तुमने देखो एक चार्ज यहाँ बैठा हुआ है, एक चार्ज यहाँ बैठा हुआ था, ए पॉइंट और बी पॉइंट। ओके, इस ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सपोज 100 न्यूटन पर कूलम है और इस बी पॉइंट पे 50 न्यूटन पर कूलम है। तो तुम्हें क्या पता चला? अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तुम्हें क्या पता चला कि अगर मैंने बी पॉइंट पे चार्ज को रखा तो 1 कूलम का चार्ज अगर मैं बी पॉइंट पर रख रहा हूं तो 100 न्यूटन, सॉरी यहां रख रहा हूं तो 50 न्यूटन एक्सपीरियंस करेगा, पर वही 1 कूलम का चार्ज अगर मैंने यहां रख दिया तो वो 100 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब अगर मैंने यहां पे तुम्हें बोल दिया कि 4 कूलम का एक चार्ज है, इस चार्ज को 4 कूलम के चार्ज को बी पॉइंट पर रखोगे तो कितना एक्सपीरियंस करेगा? 50 न्यूटन पर कूलम के हिसाब से 200 न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, क्योंकि पर कूलम पे 50 है तो 4 पे 200 होगा। अब यही 4 कूलम का चार्ज मैंने यहां रख दिया तो भैया 100 के हिसाब से 400 न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो दोनों पॉइंट पे फोर्स क्या आ रहा है? अलग अलग आ रहा है, क्योंकि दोनों पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग है। बहुत अच्छे से क्या तुम्हें समझ में आ गया? क्लियर, एकदम सॉर्टेड, दिल में बैठ जानी चाहिए बात। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें यह बताती है कि किसी भी पॉइंट पर अगर मैं चार्ज रखूंगा तो पर कूलम कितना फोर्स लगेगा। ओके, या फिर 1 कूलम का चार्ज रख दूंगा तो कितना फोर्स लगेगा। ओके, सॉर्टेड, यही इंग्लिश में लिखा हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आ गया। पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेटा सिर्फ 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 मैग्नीट्यूड थोड़ी बताती है। ये तो फॉर्मूला जो अपन ने दे रखा है तो मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन कैसे निकलेगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड तो निकालते आ गया, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन भी निकालेंगे। चलो ध्यान से देखते हैं। तो ये मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन किधर कैसे होगा तो इसका डायरेक्शन देखते हैं, है ना। तो जैसे देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ओके, और ये नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज अपने अगल बगल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे बनाता है? मतलब इसका इंटेंसिटी मतलब इसका इंटेंशन क्या है? क्या इंटेंशन है? कितनी ज्यादा इंटेंशन है फोर्स लगाने का इधर, और कितना फोर्स लगाने का इंटेंशन है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो रही है मतलब उसका फोर्स लगाने का जो इंटेंशन है वो भी कम होता जा रहा है। पर कूलम थोड़ा कम फोर्स लगाएगा, जहां इंटेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर कूलम ज्यादा फोर्स लगाएगा। समझ रहे हो? ये सारी चीजें पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे और आगे बहुत कुछ बहुत ज्यादा सीखने वाले हैं। तुम एकदम इसको रिलेट करो, मैं तुमको रियल वर्ल्ड के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी इधर उधर नहीं है। अब यहाँ पे देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब मैंने तुम्हें यहाँ का बताया तो एक पॉइंट पे कम है, एक पॉइंट पे ज्यादा है। तो यहाँ पे सपोज कम है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके पास में ज्यादा है, मतलब ये पास में पर कूलम चार्ज पे ज्यादा फोर्स लगाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी पास में पर कूलम चार्ज पे ज्यादा फोर्स लगेगा, दूर पर कूलम चार्ज में कम फोर्स लगेगा। पर डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? तो हम यहाँ पे बात करेंगे किस चीज की? डायरेक्शन की। तो तुम देखोगे जरा ध्यान से, डायरेक्शन में अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा, ध्यान से देखो भैया, पॉजिटिव चार्ज हमेशा अवे लगाता है। पॉजिटिव चार्ज किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी अवे लगाएगा। पॉजिटिव चार्ज, मैं अगर पॉजिटिव चार्ज हूं, मुझे ये पॉइंट दिख रहा है, मैं सोचूंगा इस पे, मैंने सोच लिया कि हाँ इस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन पर कूलम है, मतलब मुझे इस पॉइंट पर 10 न्यूटन पर कूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगानी है, पर उधर लगानी है। ठीक है, तो डायरेक्शन किधर लगाऊंगा? मैं पॉजिटिव चार्ज हूं, मैं सोचूंगा उधर लगाऊंगा। नेगेटिव चार्ज हमेशा क्या सोचता है? खुद की तरफ। पॉजिटिव दूसरे की तरफ, नेगेटिव खुद की तरफ। समझ में? पॉजिटिव दूसरे की, पॉजिटिव को पता है मेरी गलती नहीं दूसरे की गलती है, नेगेटिव हमेशा नहीं मैं तो मेरी गलती है, मेरी गलती है, नेगेटिव नेगेटिव सोचता है। ठीक है, समझ में आया? अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव अवे, नेगेटिव टुवर्ड्स। तो बेटा तुम्हें पेंट नहीं भूलना है ना, पॉजिटिव से अवे होती है, नेगेटिव से टुवर्ड होती है, बिल्कुल भी ये पेंट को तुम्हें नहीं भूलना है। ओके, क्लियर है? तो यहाँ नेगेटिव पे किधर होगा? डायरेक्शन इधर होगा, पॉजिटिव पे किधर होगा? अवे होगा। बिल्कुल क्लियर, हमें डायरेक्शन निकालते आ गया, हमें मैग्नीट्यूड निकालते आ गया। ओके, चलो
ये सवाल है, बिल्कुल बहुत आसानी से हम एकदम फोड़ देंगे इस सवाल को। ध्यान से देखो बेटा सवाल को। ओके बाय। यहां से इस पे चले जाते हैं। तो जरा जल्दी से बताओ भाई कि हमारे पास ये जो पूरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज 20 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, मतलब पर कूलम पे 20 न्यूटन फोर्स लगने वाला है इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। बहुत बढ़िया। द फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 10 कूलम प्लेस्ड एट दैट पॉइंट विल बी। ओके, तो एक पॉइंट पर, जैसे अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लेता हूं, तो मैं बोलता हूं इधर एक्स एक्सिस है। कैसा एक्स एक्सिस है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके भाई, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, कितनी है? 20 न्यूटन पर कूलम। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब हमसे पूछ लिया कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर अगर इस पे एक चार्ज रख दिया हमने, ये चार्ज कितने कूलम का है? 10 कूलम का है। इस 10 कूलम के चार्ज को मैंने ऐसे करके यहाँ रख दिया, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कितना लगेगा जल्दी से बता दो। तो जो फोर्स लगने वाला है वो कितना लगने वाला है? ठीक ठीक ठीक, तो 20 न्यूटन पर कूलम। एक कूलम के ऊपर 20 है, तो 10 पे कितना होगा? 10 इंटू 20, दैट इज 200 न्यूटन। इज इट सॉर्टेड? एवरीवन इज सुपर क्लियर? अच्छा, इसी चीज को अगर तुम ध्यान से देखो तो मैं फॉर्मूला बता देता हूं कि आपको याद है E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू था। क्यू को इधर भेज देंगे तो एफ इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? क्यू इंटू ई। क्लियर है भाई? एकदम बहुत अच्छे से सॉर्टेड है। क्यू इंटू ई, तो हमने क्यू को इसको उससे मल्टीप्लाई करा, क्या आ गया? 200। आंसर आ गया डी। बहुत अच्छे से क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज जीरो। अगर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है, ठीक है, देन फोर्स ऑन द चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 10 कूलम प्लेस्ड एट दैट पॉइंट विल बी। तो भैया हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू कितना होता है? क्यू इंटू ई। अरे यार चीकू भैया, आप भी तो निकाला यार फॉर्मूला, कैसी बातें कर रहे हो यार चीकू भैया? क्यू इंटू ई। ठीक, तो क्यू इंटू ई, क्यू की जगह क्या 10 पुट कर दोगे, पर ई क्या है? जीरो है, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा? जीरो। तो फोर्स मस्ट बी जीरो। बहुत अच्छे से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा और पढ़ते हैं। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दिशा क्या होती है, तो हम वो समझते हैं। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इससे अवे होगा। ओके, पॉजिटिव चार्ज है, इससे अवे होगा। अब हम समझते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड, ये भी हम पढ़ेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इन दोनों का क्या रिलेशन है? हमें पता है कि ये रिलेशन कितना है, अभी जस्ट हमने देखा F इज इक्वल्स टू क्यू ई। ओके, समझ में आया? अब मैं तुम्हें एक वेक्टर्स की छोटी सी बात बता देता हूँ यहीं पे। ध्यान से देखना, ध्यान से, कि अगर एक वेक्टर ऐसे लिखा हुआ है, सपोज 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 हमारे पास एक कोई भी वेक्टर लिखा हुआ है, जैसे A इज इक्वल्स टू 4i कैप। ओके, तो इसका डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, सबको दिख रहा है। आई कैप मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक, अगर इस वेक्टर को मैं मल्टीप्लाई करता हूं सपोज 4 से, ठीक, मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, तो ये कितना हो जाएगा? कुछ नया वेक्टर बनेगा बी। बेटा क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड चेंज हो गया ना, तो वेक्टर चेंज हो गया। अब नया वेक्टर बनेगा 4 इंटू 4, दैट इज 16 आई कैप। इसका भी डायरेक्शन क्या है? इसका भी डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि प्लस आई प्लस आई। अगर मैंने इसी चीज को -4 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब एक वेक्टर को मैं एक नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। पहले मैंने 4 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है, तो फोर क्या था? पॉजिटिव था। पर अभी मैंने इसे किससे मल्टीप्लाई करा? -4 से, दैट इज अ नेगेटिव स्केलर। अब अगर मैंने इसे नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करा तो एक नया वेक्टर बना सी। बेटा मैग्नीट्यूड जब भी चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगी, मतलब वेक्टर चेंज हो गया। तो भैया मैंने इस पूरे वेक्टर को 4i कैप को मल्टीप्लाई करा -4 से। अब c इज इक्वल टू कितना हो गया? 4 इंटू -4, दैट इज -16i कैप। अब यहाँ इसे ऐसे लिख सकता हूँ 16 इंटू -i कैप। तो भैया ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस था, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया, मतलब इसकी डायरेक्शन क्या हो गई? चेंज। मतलब जब भी एक वेक्टर को हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से सुनना, जब भी एक वेक्टर को हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस वेक्टर का दिशा परिवर्तित हो जाती है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। क्लियर हो गई ये बात? तो हमें वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो गई। अब यहाँ पे देखो, प्लस क्यू है, इसकी डायरेक्शन इधर है। अगर मैंने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखा तो क्या होगा? फोर्स बनेगा, इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा। फोर्स कितना लगेगा? क्यू इंटू ई। ओके, अब चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है। ई
ई कैसा है, ई तो ई है, चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, मतलब हम पॉजिटिव स्केलर से एक वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हम पॉजिटिव स्केलर से वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, फोर्स इसी डायरेक्शन में आएगा जिस डायरेक्शन में कौन है, फील्ड है। ओके, अगर मैंने यहां पर एक नेगेटिव चार्ज रख दिया तो क्या होगा, अब हम फोर्स के लिए फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई जब करेंगे तो चार्ज कैसा है, नेगेटिव। फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई जब हमने करा तो चार्ज कैसा है भाई, नेगेटिव है। तो हम अब एक नेगेटिव स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब भी हम एक नेगेटिव को पॉजिटिव, मतलब एक नेगेटिव को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आई से माइनस आई, डायरेक्शन क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी एक नेगेटिव चार्ज फील्ड में रखा होगा, जब भी एक नेगेटिव चार्ज फील्ड में रखा होगा तो उसके ऊपर फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ओके, तो एक चार्ज के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स हमेशा फील्ड की दिशा में लगता है, नेगेटिव चार्ज पर फोर्स हमेशा फील्ड की अपोजिट दिशा में लगता है। ठीक, यहां देखो, अगर मैं यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रखूंगा तो फोर्स किधर लगेगा, जल्दी बताओ। एक पॉजिटिव चार्ज में फोर्स हमेशा फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। क्या मेरी प्यारी जनता को ये बात समझ में आ गई? और अगर मैं यहीं एक नेगेटिव चार्ज रखूंगा तो फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो उस नेगेटिव चार्ज पर फोर्स हमेशा फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो बेटा समझे, तो चार्ज के नेगेटिव होने से फोर्स की डायरेक्शन बदल गई और चार्ज के पॉजिटिव होने से फोर्स की डायरेक्शन नहीं बदली। बिल्कुल एकदम अच्छे से क्लियर है। ओके, कोई परेशानी समस्या तो नहीं है। फिर से देख लेते हैं, अगर यहां पर फील्ड ऐसे बनी हुई है ना, फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से कुछ है, ठीक है, मैंने यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा, उसके ऊपर फोर्स इधर आएगा। ठीक, अगर मैंने यहीं एक नेगेटिव चार्ज रख दिया, फोर्स किधर आएगा, पीछे आएगा। ठीक, इमेजिन करो मैं फील्ड हूं, मैं इस तरह से जा रहा हूं, मुझे रास्ते में पॉजिटिव चार्ज मिला, तो मैं उसको पॉजिटिव चार्ज को ऐसे धका के लेके जाऊंगा। ठीक, क्यों 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 क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को फील्ड की दिशा में फोर्स लगाती है। ठीक, पर अगर मैं फील्ड में ऐसे जा रहा हूं, मुझे रास्ते में एक नेगेटिव चार्ज मिला, तो इस नेगेटिव चार्ज को मैं ऐसे पीछे क्यों धकाऊंगा, क्यों पीछे क्यों धका रहा हूं, पॉजिटिव को तो मैं आगे धका रहा था, नेगेटिव को मैं पीछे क्यों धका रहा हूं, क्योंकि नेगेटिव पर फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। ये तुम्हें दिल से बता रहा हूं बेटा, बार बार तुम इतनी बार इसलिए बताया ताकि तुम्हें याद हो जाए, दिल में बैठ जाए। सॉर्टेड है। चलो, तो हमें ये वाली चीज तो मुझे लगता है काफी अच्छे से क्लियर हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाली। अच्छा, चलो ये नेगेटिव चार्ज का भी समझ लेते हैं। अगर नेगेटिव चार्ज के सामने फील्ड इधर है, मैंने पॉजिटिव चार्ज रख दिया, तो फोर्स इधर ही आएगा। हमें पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है, हमें मतलब है फील्ड की डायरेक्शन इधर है तो फोर्स इधर आएगा। अब फील्ड की डायरेक्शन इधर है और मैंने यहाँ नेगेटिव चार्ज रख दिया, तो फोर्स इधर आएगा। ओके, अब ये पूरी की पूरी चीज को, फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज है, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इस चीज को तुम ऐसे भी देख सकते हो कि नेगेटिव चार्ज ने टुवर्ड्स फील्ड बनाई और पॉजिटिव रख दिया तो उधर ही खींच लिया। नेगेटिव और नेगेटिव लाइक चार्जेस है, रिपेल कर रहे हैं, तो फील्ड भले इधर है पर नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे। तो तुम्हें ले दे के सिर्फ क्या बात याद रखनी है, तुम्हें याद रखना है कि भैया अगर फील्ड की डायरेक्शन इधर है और मैंने यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखा तो इधर ही फोर्स आएगा। फील्ड की डायरेक्शन इधर है, मैंने यहाँ नेगेटिव चार्ज रखा तो फोर्स इधर ही आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीजें तुम्हारे दिल में छप गई हूँ। ठीक है, अच्छा बेटा, अगर तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है तो प्लीज ये लेक्चर किसी ना किसी एक या दो आपके बहुत अच्छे जो दोस्त हैं उन्हें फॉरवर्ड कर दीजिए, अगर आपको बहुत अच्छे से अच्छा लग रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके जरूर बताना कि यार चीकू भैया अच्छा पढ़ा रहे हो यार, या थोड़ा सा ठीक ठाक पढ़ा ले रहे हो यार, है ना। प्लीज कीप इट अप। तो इससे क्या होगा, मेरा मोटिवेशन होगा, मैं अगली बार और अच्छे से मेहनत करके आऊंगा। तुम्हारा एक एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है। ठीक, चलो अगला सवाल देखते हैं। इफ व्हाट विल बी द फोर्स इफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इतना है और चार्ज 4 कूलम। आपकी परीक्षा की घड़ी आ चुकी है, जो सिखाया वही पूछ रहा हूँ। व्हाट विल बी द फोर्स इफ E इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन पर कूलम एंड Q इज इक्वल्स टू 4 कूलम। तो यहाँ पर जो मैंने चार्ज रखा, ये चार्ज मैंने 4 कूलम का रखा है। ठीक, कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही फोर्स लगेगा। हमें पता चल गया जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही फोर्स लगेगा। फोर्स इज इक्वल्स टू कितना लगेगा, Q इंटू ई। Q कितना है, 4 कूलम, E कितना है, 10 न्यूटन पर कूलम। तो कितना, 40 न्यूटन का फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो 40 न्यूटन का फोर्स लगेगा अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बहुत अच्छे से क्लियर हुआ,
एकदम बढ़िया से। अगला सवाल तुम्हें पूरा बहुत अच्छे से बताना बेटा, ध्यान से देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इस तरफ है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में। हमसे बोला व्हाट विल बी द फोर्स इफ इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन पर कूलम एंड अ चार्ज -4 कूलम, दिस टाइम वी हैव अ नेगेटिव चार्ज। तो अब नेगेटिव चार्ज है, तो यहां पर मैंने क्या करा बेटा, -4 कूलम का नेगेटिव चार्ज रखा। अब नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स इस तरफ लगेगा, तो जिधर भी फील्ड है उसके अपोजिट फोर्स लगता है नेगेटिव चार्ज पे। कितना फोर्स लगता है जरा बताओ ध्यान से, 4 × 10 दैट इज 40 न्यूटन। ठीक, क्लियर। तो हमने डायरेक्शन बेटा इसमें माइनस माइनस नहीं लेना है, क्योंकि हमने डायरेक्शन पहले ही देख दी ना। ठीक, हमने पहले ही देख लिया कि नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स उधर लगेगा। अब इसमें माइनस नहीं डालना, क्योंकि हमने डायरेक्शन पहले डिसाइड कर ली। माइनस डायरेक्शन डिसाइड करने में ही काम आता है। तो 4 × 10 मतलब 40 न्यूटन। अगेन कहाँ आ गया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आंसर ए सही है। बहुत अच्छे से समझ में आया, बिल्कुल मस्त। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बोलो भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज विल बी। तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, हमने ये पहले भी देखा है। मैं एक बार और बता देता हूं कि देखो, अगर एक चार्ज ऐसे है Q, तो इसके कुछ डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस पर हम एक और पॉइंट चार्ज रखेंगे। ये पॉइंट चार्ज क्या होगा, Q0 होगा। इस पॉइंट चार्ज को टेस्ट चार्ज बोला जाता है। अब टेस्ट चार्ज क्या होता है, तो समझिए कि टेस्ट चार्ज, ये Q0 अपन ने यहाँ ला करके रखा ना, टेस्ट चार्ज मतलब इस टेस्ट चार्ज का कोई खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस कर सकता है, प्रोड्यूस नहीं कर सकता। बेटा समझ गए। तो टेस्ट चार्ज, जैसे अपन एक बॉक्सिंग करने के लिए अपने को एक ऐसे फॉल्स कलर की ऐसे ऐसे कोई क्या बोलते हैं, बॉक्सिंग बैग रख दिया, और बॉक्सिंग बैग नहीं तो एक इंसान टाइप का ही ऐसा मूर्ति रख दिया, पंचिंग ह्यूमन टाइप, जो पूरा बैग है, मतलब पूरा उससे रेती वेती कुछ से भरा हुआ, और आप उसको पंच मार रहे हो। तो ही कैन एक्सपीरियंस योर पंच बट ही कैन नॉट पंच यू बैक। सोच रहे हो कोई मूर्ति तुमको गुजा मार दे। तो बेटा अगर हमें ये समझना है कि एक टेस्ट चार्ज क्या होता है, तो टेस्ट चार्ज वो होता है जो हमें कुछ ना दे सके और हम उसे पूरा इस तरह से दे दें। समझ रहे हो कि घुसा घुसा हम उसे पूरा अच्छे से मार दें। क्लियर। तो ऐसे ही टेस्ट चार्ज क्या है, ये हम इसे एक्सपीरियंस करा सके, ये हमें कुछ भी एक्सपीरियंस ना करा सके। क्लियर। तो ये जो टेस्ट चार्ज है ये हमने यहाँ लेकर के आए। ये क्यों यूज करते हैं, ये इसलिए यूज करते हैं ताकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो बड़े चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसे कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, पता चले कि ये चार्ज तो खुद की प्रैक्टिस कर रहा था, वो टेस्ट चार्ज इसे ही पीट के चला गया। इसलिए ये वाला जो चार्ज है ये टेस्ट चार्ज होता है, किसी को कुछ इफेक्ट नहीं करता। अब यहाँ पे देखो, ये जो प्लस क्यू है, ये जो कैपिटल क्यू हमारा चार्ज है, ये इस चार्ज के ऊपर कोई फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो आर डिस्टेंस पर इस पॉइंट के ऊपर इसने फोर्स लगाया। तो हमने बोला कि भैया कितना फोर्स लगाया, इसने बोला मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया इस तरफ। ठीक, इस तरफ। अरे भाई हाँ, इस तरफ। ठीक है, तो इसने इस पे इस तरफ फोर्स लगाया। कितना फोर्स लगाया, हमने बोला कि भैया वेक्टर में बताओ, तो इसने बोला के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ये हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि जिधर आर का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में अगर फोर्स है तो के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर आर कैप फोर्स लगाया। ओके, अब इसी चीज में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, तो हमने पूछा कि अच्छा इसने क्यू नॉट कुलम पे फोर्स लगाया है इतना, तो पर कुलम कितना फोर्स लगाया होगा, तो हम बोलेंगे पर कुलम के लिए क्यू नॉट से डिवाइड कर दो। समझ रहे हो, मतलब 10 कुलम पे 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है। 10 कुलम पे 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है, पर कुलम कितना लग रहा है, तो 100 अरे 10 चॉकलेट 100 रुपए की है, एक चॉकलेट कितने रुपए की है, 10 समोसे 100 रुपए के हैं, एक समोसा कितने रुपए का है, सेम चीज। तो इतने क्यू नॉट पे इतना फोर्स लग रहा है, तो एक यूनिट पे कितना लग रहा होगा, एफ अपॉन क्यू। सिंपल सी चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। क्या मेरे प्यारे कुचिको मोमोज को बिल्कुल भव्य फील आ गई। अच्छा, तो ये एफ बाय क्यू का मतलब था। तो बेटा वो जो डेफिनेशन थी वो अब जाके तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब हुई ना यार फील, इसको बोलते हैं फील। ठीक है, चलो तो ये एनसीईआरटी का टाइप का क्वेश्चन है। तुम्हें पता चल गया एक चार्ज की वजह से कितना फोर्स आता है। अब देखो, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो के क्यू आर स्क्वायर आर कैप आ रहा है, मतलब अवे आ रहा है, जिधर आर है उधर ही डायरेक्शन। यही अगर नेगेटिव चार्ज होता, यही ये वाला चार्ज कैसा होता, नेगेटिव चार्ज होता, तो ये चीज इस तरह से आती। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरह से आती, तो हम फॉर्मूला लिखते आर डिस्टेंस के लिए, के
Q अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर कैप। क्या ये बात समझ में आई आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इस तरह से लिखते हैं। सॉर्टेड। चलो अब मुझे एक बात बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसका डायरेक्शन भी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी? इलेक्ट्रिक चार्ज, करंट डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इतनी देर से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा रहे हो, वही होगा ना। चलो आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज अ फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक पॉइंट पे क्या होती है? एक फोर्स होती है जो कौन फोर्स होती है एक्सर्टेड ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है वो एट दैट पॉइंट व्हेन द यूनिट चार्ज इज प्लेस्ड। अच्छा ये कुछ गलती है। अरे इसमें ऑप्शन, अच्छा इसमें कुछ मिसप्रिंट हो गया है, ये पिछले वाले ऑप्शन आ गए, तो इसको अभी स्क्रैप कर देते हैं। कुछ भी डेफिनेशन लिख दिया, क्या क्या करते रहते हो महाराज। अब यहाँ देखिए भैया, 4 पॉइंट चार्जेस ऐसे रखे हुए हैं। अच्छा सवाल है ना। तो 4 पॉइंट चार्जेस है इस तरह से रखे हुए हैं, लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर एबीसीडी। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट इज द, अच्छा एनसीईआरटी ही पूरी तरह से फॉलो की जा रही है क्योंकि ज्यादा चीजों का जो आधार है वो एनसीईआरटी है। जेईई मेंस में भी 75% तक एनसीईआरटी के क्वेश्चन आते रहे, ठीक, तो उसी चीज का पूरा आधार माना गया है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर? तो 4 चार्ज रखे हुए इस तरह से, इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, यही हमसे प्रश्न पूछा गया। तो अब हम देखते हैं। ओके, ठीक है। तो ये ABCD, मैं तुम्हें और अच्छे से एक चीज और बता देता हूँ इस सवाल को सॉल्व करने के पहले। थोड़ी सी यहाँ पर एक चीज बताता हूँ, है ना, ताकि तुम्हें अच्छे से फील आए। अब यहाँ देखो मेरी बात ध्यान से, कि मेरे पास यहाँ पर एक चार्ज है ये A, मेरे पास यहाँ पर एक दूसरा चार्ज है ये है B। ओके, तो एक चार्ज A है, एक चार्ज B है। ये वाला चार्ज सपोज Q है और ये वाला चार्ज भी सपोज Q है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है ना। तो इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट पर Q की वजह से, इसको मत देखो अभी, इसको मत देखो, सिर्फ Q को देखो। तो Q की वजह से इस पॉइंट पर दोनों के बीच से डिस्टेंस, ये सपोज ये भी डिस्टेंस A है, ये वाली डिस्टेंस भी A है, तो इसको छोड़ दो, सिर्फ इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर होगी, सिर्फ इसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर होगी। कितनी होगी? तो मैं ऐसे लिख दूं KQ अपॉन A स्क्वायर, इस तरफ होगी। अब इसको भूल जाओ और सिर्फ इसकी वजह से देखो, इसको भूल जाओ और सिर्फ इसकी वजह से देखो, इसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ होगी। कितनी होगी भाई? KQ अपॉन A स्क्वायर। तो इस पॉइंट पर इधर भी इतना है, इधर भी इतना है। कोई इस इंसान से मुझसे बोले कि यार 5 मीटर इधर जाओ, फिर 5 मीटर इधर जाओ, मैं यहीं खड़ा रहूंगा। मैं बोलूंगा उसने बोला 5 मीटर इधर जाओ, उसने बोला 5 मीटर इधर जाओ, मतलब दोनों ने बोला कहीं मत जाओ। समझ गए? सॉर्टेड है। वेक्टर सम, तो एक पॉइंट पे दो वेक्टर इक्वल एंड अपोजिट ऐसे ऐड होके कैंसिल आउट हो जाएंगे। मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी? 0 आएगी। सॉर्टेड भाई, तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई ये बात। अब यहाँ देखो कि हमारे पास 4 चार्जेस रखे हुए हैं। तो ये वाला जो चार्ज है ये A है, ये वाला चार्ज ये है B है, ये वाला चार्ज यहाँ पर C है और ये वाला चार्ज यहाँ पर D है। ओके, नहीं C ये वाला है, ये C है और ये D है। सॉर्टेड भाई। अब देखो ये जो है ये 2 मिली कूलम है, ये वाला जो है ये -5 मिली कूलम है, ये वाला जो है ये कितना है? फिर से 2 मिली कूलम है, और ये वाला कितना है? ये है फिर से -5 मिली कूलम। सॉर्टेड भाई। अब ये पॉइंट है डॉट, ठीक, ये सेंटर है। अब इस सेंटर पे हमें क्या देखना है? हमें इन सबको नहीं देखना, हमें ना एक एक करके देखना है। कि हमें देखो भैया यहाँ पे अच्छे से, ये 5 वाला है, इस 5 वाला क्या करेगा इधर, क्योंकि भैया नेगेटिव चार्ज तो टूवर्ड, अच्छा ये डिस्टेंस सबके लिए सेम होगी, सेंटर से डिस्टेंस सबके लिए क्या होगी? सेम होगी। तो 5 वाला इस पॉइंट पे टूवर्ड्स लगाएगा, ये -5 है, ये भी इस तरफ टूवर्ड लगाएगा। क्या दोनों ने इक्वल एंड अपोजिट लगा दिया? जल्दी बताओ। जैसा यहाँ पे था, दोनों क्यू चार्ज बीच वाली डिस्टेंस पे, एकदम बीच वाले पॉइंट पर इक्वल, ये धका रहा था और ये इधर धका रहा था, कैंसिल आउट हो गया। तो ऐसे ही ये 5 वाला खींच रहा है और ये इधर खींच रहा है, दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब इसको देखो, टू म्यू कूलम को इसने इधर धकाया और इस 2 म्यू कूलम ने इधर धकाया, तो टोटल क्या होगा? क्या ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे? बिल्कुल सही पकड़ा। ये 2 म्यू कूलम और ये 2 म्यू कूलम, ये भी दोनों अपोजिट में आके क्या हो गए? कैंसल्ड आउट हो गए। ओके, तो ये दोनों का कैंसिल आउट, ये दोनों का कैंसिल आउट, अल्टीमेटली चारों का कैंसिल आउट। तो सेंटर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ गई?
0। क्या बहुत अच्छे से समझ में आया? अब मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ। यहाँ देखो ये एक हेक्सागन है। यहाँ बैठा हुआ है Q, 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 यहाँ बैठा हुआ है Q और यहाँ बैठा हुआ है Q। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अभी इस केस में कितनी होगी कमेंट करके बताओ। सॉर्टेड है सेंटर पे। चलो अब अपन इसके बाद आ जाते हैं अगली चीज पे जिसका नाम है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसका मतलब क्या है, बहुत अच्छे से समझते हैं क्योंकि ये आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये ना आपको काफी ज्यादा चैप्टर्स में काम भी आने वाला है। क्यों काम आने वाला है? क्योंकि यार ये एक ऐसी चीज है जो आपको काफी हद तक एक अच्छे से अंडरस्टैंडिंग फीलिंग देती है चीजों को समझने, है ना। तो हम सबसे पहले बात करते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में अलग अलग तरह के डिस्ट्रीब्यूशन। पहला डिस्ट्रीब्यूशन है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक चार्ज वहां रख दिया, 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 जिस तरह का क्वेश्चन अभी हमने पहले ये देखा है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बात करेंगे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि यार तुमने ऐसे एक जगह नहीं रखा, उसको फैला दिया है अच्छे से, मतलब ऐसे एक एक जगह नहीं फैलाया, उसको बढ़िया से फैला दिया है। जैसे समझो कि तुम क्रीम लगाते हो, तो तुम क्रीम लगाते हो, कुछ लोगों को देखा होगा तुमने फेयर एंड लवली के एड में, टुप 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 ऐसे करके 4 बिंदी रखी, तो दिस इज डिस्क्रीट। पर जब तुमने उसे ऐसे करके पूरे चेहरे पे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, दैट थिंग इज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। अब तुम्हें वो पॉइंट नहीं दिख रहा, अब वो हर जगह, समझ गए? तो ये होता है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, समझ गए? अब देखते हैं हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास हमें ये सोचना है कि किस तरह से चार्ज का या किसी भी चीज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो हमें डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में समझना होगा। तो जैसे मेरे हाथ में एक बलून है, तो इमेजिन करो ये एक बहुत छोटा सा बलून और ये मैंने इसका सारा की सारा मास एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट तरह से रख दिया, मतलब इस बलून का सारा मास इस जगह पर ऐसे कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक। अब ये जितना भी मास है सिर्फ इस पॉइंट पे, तो मैं इसे क्या बोलूंगा, एक पॉइंट मास बोलूंगा, ठीक है। पर अगर मेरे पास ऐसी शक्तियां आ जाए कि मैं इस बलून को पूरी तरह से, जो भी पॉइंट मास है इसे मैंने इस तरह से स्ट्रेच कर दिया, मतलब अभी ये बलून क्या बन गया है, एक लाइन बन गया है। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? मतलब इसका सारा की सारा मास मैंने लाइन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो जो चीज पहले एक पॉइंट पे थी, अब वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरी एक लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या आपको बहुत अच्छे से समझ में आया? अब यहाँ मेरी बात समझिए, तो इसी चीज को बोलेंगे लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या इसी चीज को बोला जाता है लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे अपन ने एक पॉइंट पर रखा हुआ मास को पूरे लाइन पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ऐसे ही अगर मैं एक पॉइंट पर रखे हुए चार्ज को पूरी लाइन पर डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, तो देखो यहाँ पर ये पूरे मास को खींच करके मैंने एक लाइन बना दिया, यहाँ पर मैं पूरे चार्ज को खींच करके एक लाइन बना दिया। तो अब क्या हो गया कि जो पहले एक पॉइंट पर रखा हुआ मास था वो पूरी लेंथ पे, पहले एक लाइन एक पॉइंट पर रखा हुआ चार्ज था वो पूरी लेंथ पे अब डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इस तरह से पूरी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो मैं इस चीज के बारे में बोलूंगा कि इसकी एक डेंसिटी होगी। वो डेंसिटी कौन सी होगी? उस डेंसिटी को हम बोलेंगे लैम्डा। तो जब भी हम लीनियर डेंसिटी की बात करते हैं तो हम किस चीज की बात करते हैं? लैम्डा की। क्या लैम्डा हमें बताता है? लैम्डा हमें बताता है कितना मास है पर यूनिट लेंथ। इसमें चार्ज डेंसिटी में लैम्डा हमें बताएगा कितना चार्ज है पर यूनिट लेंथ। बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो अगर हमें बोला गया कि 10 कूलम का चार्ज था, उसे तुमने 3 मीटर पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो एक पॉइंट पे रखा था 10 कूलम का चार्ज, उसको तुमने 3 मीटर पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो लैम्डा कितना होगा? लैम्डा कितना होगा? तो लैम्डा हमें बताएगा कि भैया कितने कूलम का चार्ज था, हमने बोला 10 कूलम का, कितने कूलम पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हम बोलेंगे भैया इसे हमने कितने मीटर पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 3 मीटर पे। तो लैम्डा बताएगा कितना चार्ज है पर मीटर। ओके, तो चार्ज पर मीटर, बेटा समझ रहे हो? चार्ज पर मीटर मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज, वो हमें बताता है लैम्डा, ठीक। तो लैम्डा हमें बताएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना, पर मीटर कितना चार्ज है। तो इसको 3 में 10 है तो 1 में कितना होगा? 10/3 कूलम पर मीटर। सॉर्टेड हो गए भाई। तो जब भी हम किसी चीज को लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसे बोलते हैं लीनियर डेंसिटी। लीनियर डेंसिटी को डिनोट किस चीज से किया जाता है, जल्दी से बता दो। लीनियर डेंसिटी को डिनोट किस चीज से किया जाता है? लैम्डा से। लैम्डा हमें किस चीज में देगा? जैसे अगर चार्ज की बात करें तो इसका यूनिट होगा कूलम पर मीटर। लैम्डा का यूनिट क्या होगा? कूलम पर मीटर। अगर मुझे चार्ज निकालना है तो मैं क्या करूंगा? लैम्डा को एल से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब लेंथ वाली डेंसिटी को लेंथ से मल्टीप्लाई किया जाएगा। क्लियर? लेंथ वाली डेंसिटी को लेंथ से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो क्वांटिटी निकलेगी। अच्छा, तो चीकू भैया लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया,
पर क्या इस लेंथ को ऐसे कर करके ऐसे कर करके ऐसे कर करके क्या इस लेंथ को ऐसे पूरे एरिया पे भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है? जल्दी से बता दो। क्या इस लेंथ को पूरी तरह से इस तरह से खींच के ऐसे एक एरिया पे भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है? तो जो मास पूरा पहले पॉइंट पे था उसको मैंने पहले लेंथ पे कर दिया ऐसे खींच के। अब यही लेंथ को खींच के इस तरह से पूरा एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसे पूरे मैंने एक एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट किया। बहुत अच्छे से समझ में आया? तो जब हम वही मास को या वही वही चार्ज को एक एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वही मास को या वही चार्ज को जब हम एक एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उस एरिया को बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक? तो यही पॉइंट का मास था या यही पॉइंट का एक चार्ज था। इस पॉइंट के मास को या चार्ज को मैंने पूरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ऐसे। ठीक है? किसी भी एक एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर है बेटा? अगर मैं बलून को इस तरह से बलून को ऐसे खींच के ऐसे एक एरिया बना दे रहा हूँ, तो वही मास पूरा एरिया में आ गया। अब इसे क्या लिखेंगे? ये मास की कौन सी डेंसिटी होगी? मास कहाँ पर कितना है कैसे पता चलेगा? इसकी डेंसिटी से। तो हम बोलेंगे कि भैया ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह कुछ ना कुछ मास है पर पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम इसका निकालेंगे सिग्मा। सिग्मा क्या बताता है? एरिया वाली डेंसिटी। ठीक, तो सिग्मा हमें क्या बता रहा है? एरिया वाली डेंसिटी। ये होगा मास अपॉन एरिया। अगर हम यहां बात करेंगे तो ये सिग्मा क्या होगा? चार्ज अपॉन, ये हमारे लिए कितना होगा? चार्ज अपॉन एरिया। क्लियर हो गया भैया आप लोग? ये हमारे लिए होगा सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। एवरीवन इज सुपर सॉर्टेड ऑन दैट। क्लियर? ये हमें दे रहा है सिग्मा। अब कहीं पर अगर इस तरह से लिखा हुआ है कि सिग्मा इज इक्वल टू 10 कूलम पर मीटर स्क्वायर, इसका मतलब 1 मीटर स्क्वायर में 10 कूलम चार्ज है। मतलब अगर 1 मीटर स्क्वायर का कोई एरिया है उसमें 10 कूलम चार्ज तुम्हें मिलेगा। ओके, बहुत बढ़िया। अगर हमें इससे चार्ज निकालना है तो हम क्या करेंगे? तो चार्ज निकालने के लिए हम लिखेंगे सिग्मा इंटू ए। क्या हमें पता करना है? चलो कि भैया सपोज बताओ मुझे कि 50 मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज होगा। तो हम बोलेंगे कोई बात नहीं, 50 मीटर स्क्वायर में कितना होगा? 10 कूलम पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद 50। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, हमें आंसर आएगा 500 कूलम चार्ज होगा। सॉर्टेड है बेटा। तो अगर हमें लेंथ वाले डेंसिटी से चार्ज निकालना था तो हम लेंथ वाली डेंसिटी इंटू लेंथ कर रहे थे चार्ज निकालने के लिए। यहाँ चार्ज निकालने के लिए हम एरिया वाली डेंसिटी इंटू एरिया कर रहे हैं। सॉर्टेड, सभी को सॉर्टेड। अच्छा, अब यहाँ देखो इस वाले में लेंथ ये भी था पर इसको गोल कर दिया था, तो रिंग भी तो लेंथ ही है। रिंग भी तो सिर्फ एक लेंथ से ही बना हुआ होता है। अगर तुम ध्यान से देखो कि इसे मैं ऐसे करके लपेट लिया, है ना, इसे मैंने ऐसे करके लपेट लिया, तो अभी ये है क्या? रिंग ही तो है। तो यही लेंथ अभी क्या हो गई है? रिंग हो गई है। मैंने मेरे अपने हाथ पे इसे लपेट लिया है तो यही लेंथ अभी रिंग हो गई है। सॉर्टेड। तो रिंग के ऊपर भी क्या होगा? लैम्डा होगा। अब यहाँ देखो यही एक तरह से यहाँ पर क्या है? अभी एरिया है। इसी तरह से यहाँ पे है हमारे पास एरिया। ठीक, ये बलून के पास क्या है? अभी एरिया। अब अगर मैंने बलून को फुला दिया, ठीक है, आता है मुझसे बलून फुलाते। अगर मैंने बलून को फुला दिया तो इस केस में बलून की जो सरफेस है, क्या अंदर तो हवा है ना? बलून की जो एरिया था अभी भी तो एरिया ही है। इस बलून को फुला दिया और अगर तुम खोल के देखोगे तो बलून अभी है क्या? एरिया ही तो है। तो बेटा हमें क्या सीखने को मिला? हमें सीखने को मिला कि ये सरफेस तो एरिया है ही, पर ये 3D दिख रहा है। जरूरी नहीं कि सिर्फ 2D चीज में ही एरिया हो, 3D चीज में भी तो इसके ऊपर एरिया है, इसकी सारी सरफेस ही तो है। तो अगर इसके ऊपर मैं चार्ज रखूंगा या बलून का सारा मास जो अभी पहले पॉइंट पे था अभी कहाँ है? अभी इस पूरे 3D सरफेस पे फैला हुआ है। मतलब इस पूरे एरिया पे फैला हुआ है, पूरे वॉल्यूम में नहीं फैला हुआ मास, क्योंकि बलून का मास जो पॉइंट पे था वो सिर्फ अभी इसके एरिया पे फैला हुआ है। बहुत अच्छे से समझ में आया? अब यहाँ देखो बेटा, इसका जो बलून का मास फैला है, ठीक है, छोड़ देता हूं। वाओ ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन। अब यहाँ देखिए बेटा, बहुत अच्छे से हमने देखा कि बलून का अगर मैं 3D एक स्फीयर भी ले लूं, इस तरह से पूरा 3D स्फीयर ले लूं, एक शीट ले लूं, ये सारी की सारी चीजों में क्या होगा? एरिया होगा। तो हम लिखेंगे इसकी डेंसिटी के लिए चार्ज अपॉन एरिया। क्लियर भाई? ओके, सॉर्टेड, बहुत ही बढ़िया। ठीक, चलो अब यहाँ पे देखिए तीसरी चीज होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी के बाद, जो तीसरी चीज होती है वो होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। भाई सरफेस ही लिख दिया है, यहाँ आएगा वॉल्यूम। ओके, तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ देखो कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो जब कोई भी मास पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, समझे? मतलब वो जो बलून था
उस बलून को मैंने पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ऐसे समझो कि वो बलून को मैंने ऐसे पूरा पीस दिया और उसके टुकड़ों को मैंने पूरे किसी वॉल्यूम में पानी में घोल दिया, या फिर मैंने उससे कोई खाना बन रहा था उसके अंदर पूरा ऐसा मिर्ची को, नमक को कैसे डालते, तो नमक को डाल दिया, वो नमक पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। समझ रहे हो? ऐसे करके ऐसे आटा गूंद दिया और वो उसको पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो वो सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे 3D स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है। समझ गए? तो ऐसे ही चार्ज को मैंने लिया, चार्ज को मैंने आटे के अंदर ऐसे डाला, जैसे चोको चिप्स होती है ना, तो चोको चिप्स कुकी बना रहे हैं, तो चोको चिप्स को उसके अंदर डाल देते हैं और फिर उसको पूरे आटे में गूंद देते हैं। ऐसे ही आपने वो गुड डे बिस्किट देखे होंगे, तो जो काजू होता है, काजू को पीस लिया और काजू को उसके अंदर डाल के पूरा एक 3D इसमें अपने 3D बिस्किट में भर दिया। तो जो काजू के दाने हैं वो पूरी 3D बिस्किट में भरे हुए हैं या लड्डू में भरे हुए हैं, तो वो क्या हो गया, वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हुआ ना काजू। तो हम वैसे ही चार्ज को पूरे एक वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये वॉल्यूम वाला डिस्ट्रीब्यूशन को रो बोला जाता है, जो हम मास में हमेशा पढ़ते आते हैं। जब भी हम किसी मास की डेंसिटी की बात करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी की ही बात कर रहे हो, तो जैसे अगर किसी ने लिखा है 10 मीटर पर 10 kg पर मीटर क्यूब, तो ये कैसी डेंसिटी है, वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी। समझ में आया? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी, वो वॉल्यूम मास डेंसिटी है। ठीक है, तो अपन किस चीज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसकी डेंसिटी हो जाएगी। ठीक है, काजू डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो वॉल्यूमेट्रिक काजू डेंसिटी, किसी आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, अगर आप मास डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो वॉल्यूमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूट डेंसिटी। सॉर्टेड? अब यहाँ देखो यार, डेंसिटी क्या होगी, मास अपॉन वॉल्यूम, या फिर ये होगी चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो हम यहाँ पर चार्ज अपॉन वॉल्यूम के लिए बात कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे अपन किस चीज के लिए बात कर रहे हैं, चार्ज अपॉन वॉल्यूम के लिए। अब ये डेंसिटी हमें समझ में आ गई। हमें अगर चार्ज निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो जब हमें लीनियर डेंसिटी से चार्ज निकालना होता था तो लीनियर लेंथ वाली डेंसिटी इंटू लेंथ, एरियल डेंसिटी से चार्ज निकालना होता था एरिया वाली डेंसिटी इंटू एरिया, वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी से जब हमें चार्ज निकालना होगा तो वॉल्यूम वाली डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। इसीलिए हमेशा मास निकालने के लिए डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करते थे। तो डेंसिटी कौन सी होती थी, वॉल्यूम वाली डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। क्लियर है? अब यहां देखो, चार्ज डेंसिटी कौन सी होगी, चार्ज वाली डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो अगर हमें किसी ने बोल दिया कि डेंसिटी है 10 कूलम पर मीटर क्यूब, तो हमें अगर 100 मीटर क्यूब में चार्ज निकालना है तो चार्ज कितना आएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी, 10 कूलम पर मीटर क्यूब, और वॉल्यूम आ जाएगी 100 मीटर क्यूब। ओके, तो ये आ जाएगी 1000 कूलम। सॉर्टेड भाई, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। यहाँ पे हमें चार्ज पता चल गया 1000 कूलम। बहुत क्लियर। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे अब हमारे पास जो अगली चीज आती है निकल के, वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी, है ना। अगली चीज आती है हमारे पास निकल के, ये प्रश्न हमारे पास पहले था, चार्ज ऑफ 10 कूलम इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन 50 सेंटीमीटर लेंथ, विच चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस। तो कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये, सबसे पहले बताओ। चार्ज 10 कूलम लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये होगा लैम्डा। लैम्डा को कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे हम, सोचो समझो बताओ। ये होगा लीनियर। बेटा समझ गए, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहली चीज हमें पता है। दूसरी चीज, लैम्डा होगा कितना, तो लैम्डा विल बी इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल। क्यू इज इक्वल्स टू कितना है, 10 कूलम अपॉन 1/2, दैट विल बी इक्वल्स टू 20 कूलम, ओ सॉरी 20 कूलम पर मीटर। सॉर्टेड है भाई। 1/2 क्यों लिख दिया, एच इक्वल लेंथ 1/2 क्यों लिख दी, तो बेटा मीटर में डालते हैं ना, तो 50 सेंटीमीटर आधा मीटर ही तो होगी। तो जब भी आप 50 सेंटीमीटर देखो तो उसको आधा मीटर समझना। सॉर्टेड। अब यहाँ आगे देखो, अगला सवाल, 100 कूलम चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ होलो स्फीयर, मतलब वो बलून फुला के नहीं दिखाया था, तो अब अपन ने क्या करा, 100 कूलम चार्ज को होलो स्फीयर पे फैला दिया। ठीक, अब उसका रेडियस 1 मीटर है, तो वो विच चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस एंड चार्ज डेंसिटी विल बी, कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये, तो इसे बोलेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, दिस विल बी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, मतलब इसका क्या निकाल रहे हैं अपन, सिग्मा निकाल रहे हैं। सिग्मा निकालने का तरीका क्या होगा, सिग्मा निकालने का तरीका होगा चार्ज अपॉन एरिया। ठीक, अब हमने किस एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट करा है, होलो स्फीयर के पूरे 3D तरह से ऐसे एरिया पे, है ना। तो एरिया कितना होता है होलो स्फीयर का, जरा जल्दी से बता दो। होलो स्फीयर का जो एरिया होता है वो आएगा 100 कूलम अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। एक स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो हम लिखेंगे 4 पाई मल्टीप्लाइड विथ 1 का स्क्वायर। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 25/पाई।
सॉर्टेड बाय 25 बाय पाई कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये हो गई हमारी चार्ज डेंसिटी, कौन सी वाली, सरफेस चार्ज। सॉर्टेड बाय, आखिरी सवाल आप सभी लोगों की नजरों के सामने ये रहा। तो 100 कूलम चार्ज को हमने एक शीट 25 स्क्वायर फीट की शीट पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। कौन सी चार्ज डेंसिटी है और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ठीक, कमेंट करके बताइए। अब यहाँ पे देखिए आखिरी चीज, 6 तरह का अपन यहाँ पे देखेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, 6 पॉइंट, जिसमें अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ बाहुबली चार्ज। ओके, तो यहाँ पर हम बात करेंगे बेटा किस चीज के बारे में, टाइप्स ऑफ बाहुबली चार्ज के बारे में। अब टाइप्स ऑफ बाहुबली चार्ज क्या होता है, तो बेटा अपन ने अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर लिए, मतलब हमने एक पॉइंट चार्ज की वजह से तो पढ़ ही रखा है कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड कितनी होती है। तो हमने देखा है कि भैया अगर एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू का, तो आर डिस्टेंस पर इसकी वजह से जो फील्ड होती है वो होती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो जब भी एक पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे फील्ड निकालते हैं तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होती है, हमें पता है। पर इसके अलावा भी तो और अलग अलग तरह के चार्ज होते हैं। तो पॉइंट चार्ज को ऐसे खींच के लाइन चार्ज बना दिया, तो लाइन चार्ज की वजह से कुछ फील्ड होगी। उस लाइन को ऐसे जोड़ करके रिंग बना दिया, तो रिंग चार्ज की वजह से कुछ फील्ड होगी। मतलब वो रिंग चार्ज भी तो एक टाइप ऑफ, अलग टाइप का बाहुबली चार्ज बन गया, वो भी तो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, उसकी भी तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, हाँ या ना। अच्छा, इसी चीज को अगर अपन ने ऐसे फ्लैट करके एक प्लेन शीट बना दिया, ऐसे ही वो प्लेन शीट का अपन ने होलो स्फीयर बना दिया, सॉलिड स्फीयर बना दिया, अलग अलग तरह के चार्ज बना दिए, तो इनकी कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो पॉइंट चार्ज तो आपको पता है ये होता है। लाइन चार्ज क्या आपको पता है, इस तरह का लाइन चार्ज होगा, इसकी वजह से फील्ड कैसी होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी होगी। रिंग चार्ज, क्या ये रिंग चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी होगी। शीट चार्ज, शीट चार्ज कैसा होगा, कैसे पेपर की शीट होगी उसके ऊपर चार्ज दे रखा होगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे होगी। स्फेरिकल शेल चार्ज, एक स्फेरिकल शेल है, मतलब एक होलो शेल है, जैसा अपन ने बलून फुलाया था ना वैसा है, उसकी सरफेस है, तो उसकी सरफेस पे चार्ज दे रखा है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी होगी। और एक हमारे पास 3D पूरा सॉलिड स्फीयर है, इस पूरे सॉलिड स्फीयर के अंदर चारों तरफ ऐसे भर भर के ठूस ठूस के चार्ज भरा हुआ है, दैट विल बी सॉलिड स्फेरिकल चार्ज। समझ गए भैया। तो ये कैसा चार्ज होगा, एक 3D चार्ज होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी होगी। अच्छा, इनके तो अंदर अलग होगी बाहर अलग होगी, इसके भी होलो स्फीयर के अंदर अलग होगी बाहर अलग होगी, तो ये सबकी चीज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले हम याद रखेंगे, थोड़ा थोड़ा इनका कुछ कुछ का डेरिवेशन देखेंगे, ये आगे चल के आएगा। आपको पता होना चाहिए कि इनकी वजह से, इन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें पता होनी चाहिए, ठीक। तो यहीं तक था जो था। इसके बाद आपको अगर लेक्चर बहुत ही ज्यादा पसंद आया हो, मजा आया हो कि फील आ गया यार चीकू भैया क्या ही बताया है, तो ये सारी चीजें जरूर अपने किसी दोस्त से, 2 दोस्त से शेयर करिएगा, कमेंट करके जरूर जाइएगा कि चीकू भैया बहुत अच्छे से समझ में आया। ओके, तो मैं मिलता हूँ आप सभी से अगली कक्षा में, तब तक के लिए दिस इज मी चीकू भैया साइनिंग ऑफ, बाय बाय, गुड नाइट।